नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी के 19 जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी। दिल्ली से देहरादून आएगी जिला अध्यक्षों की सूची। देहरादून से जिलों को भेजी जाएगी ये लिस्ट। सुबह 11 बजे तक हो सकता है ऐलान। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है प्रदेश में, जहां बीजेपी नए जिलाध्यक्षों की घोषणा करने वाली है। और जानकारी के अनुसार अलग अलग पर्चियों के आधार पर यह लिस्ट जाएगी जिलों में। और जानकारी यह भी है कि आज 11 बजे तक यह ऐलान हो सकता है, यानी बड़ी घोषणा आज होनी है। बीजेपी के 19 जिलाध्यक्षों की घोषणा की जानी है और सबसे पहले यह लिस्ट दिल्ली से देहरादून पहुंचेगी और उसके बाद जिलों में पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसको भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं भारत की इस जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है। हमें आप पर गर्व है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम इंडिया क्रिकेट टीम को ये शुभकामनाएं दी हैं पोस्ट के जरिए। काशीपुर में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण कर स्वयं सहायता समूह स्टॉलों का उन्होंने जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं, ये मेरे अपने परिवार से मिलने का अवसर भी है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। नगर निगम और नगर निगम के आसपास के गाँव का आज यहाँ पर 111 करोड़ की योजनाएं हैं। योजनाएं आने वाले समय में क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। हर एक को यहाँ पर सुविधा, काशीपुर के रहने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य भी मैंने आज यहाँ के लिए कई घोषणाएँ की हैं, जो चाहे वो नगर निगम का हमारा कार्यालय हो, यहाँ का GPIC कन्या इंटर कॉलेज हो, या हमारा यहाँ पर नगर निगम का जो ऑफिस है पूरा, उसको एक स्तर पर एकीकृत किया जाना हो, नैनीताल का ट्रैक बनाया जाना हो, सौंदर्यीकरण किया जाना हो, या हमारे मंदिरों का आगे बढ़ाया जाएगा। और काशीपुर को एक अच्छा जो हमारी इसकी मान्यता है उसके अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पत्रकारों की कॉलोनी का जो है 20 साल से विधायक जी कहते चले आ रहे हैं, मगर हमारी पत्रकार कॉलोनी यहाँ पर नहीं बन पाई है। उसके सब बन रहे हैं। अमरोहा में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन पर आयोजित सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम न केवल अभिनंदन समारोह है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का भव्य उत्सव है। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम केवल अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव है। जहां पर हम एक उत्सव की तरह यहां पर एकत्र हुए हैं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सन 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके सामने प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पर मोहर लगाने का काम
देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ने किया। इसलिए ये सम्मान देवतुल्य उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है, जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक परिपाटी थी कि वहां हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती है। चुनाव होगा, अगर इस पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी की बनेगी, दूसरी पार्टी की है तो फिर पहली वाली पार्टी की बन जाएगी। ऐसा क्रम 4 चुनावों में लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने यह मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका देकर काम करने का अधिकार दे दिया। हरिद्वार में एनयूजेआई के राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिना पत्रकारों के सहयोग से सरकार को चलाना आसान बात नहीं। क्योंकि कोई भी सरकार हो बिना पत्रकारों के सहयोग से नहीं चल सकती। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मेरे जैसे फौज के सिपाही को, शायद कईयों को मालूम नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा, मैं फौज में सबसे बिलो रैंक एक सिपाही के रूप में काम करता था। और 1983 में जब मैं आर्मी से कपस्तर ग्राउंड पर वापस आया और 85 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये छोटे से कार्यकर्ता के रूप में। मुझे नहीं मालूम था कि मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, लेकिन मेरे पत्रकार मित्रों के सहयोग से कि जो मैं करता था, जो संघर्ष में करता था, वो समाचार पत्रों में आता था, मीडिया में आता था। आज मैं यहाँ पर हूँ। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बजट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, आगामी 5 सालों में करीब 89 करोड़ के बजट के साथ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों को पूरा करना है। 4 महत्वपूर्ण बिंदु में आपका थ्रस्ट है। उसमें से पहला है कृषि, एग्रीकल्चर। दूसरा है कि एमएसएमई, इसमें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में इसमें थ्रस्ट है। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टर आए इसमें, इसके लिए है। और एक्सपोर्ट, भारत में एक्सपोर्ट बढ़े ताकि आपका जीडीपी बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन का जीडीपी का जो आकांक्षा है वो हो, इसके लिए हम लोग ये बजट में थ्रस्ट दिया है। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। इसको लेकर जब बीजेपी एमएलए विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है और फिर उसे अलग अलग विभागों और अधिकारियों की ओर से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें आपसी सामंजस्य और तालमेल वाली कोई बात नहीं। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिन भी अधिकारियों का नाम भ्रष्टाचार में सामने आया है या आएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इसमें सामंजस्य जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार ने योजना बनाई, योजना में धन उपलब्ध कराया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नीचे शासन करता है, फिर डिपार्टमेंट्स करते हैं। तो अगर कहीं उसके एग्जीक्यूशन में कोई कमी आ रही है या उस लेवल पर जहाँ पर वो चीज़ें धरातल पर उतारनी है वहाँ पर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ रही, ये सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बनता है। ये सामंजस्य तालमेल का इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जहाँ कहीं कमियां छोड़ देते हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और सीधे सीधे इन पर एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होना चाहिए, जिसमें देहरादून में आगामी 11 मार्च को जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां एवं समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इस सेमिनार पर ज्यादा जानकारी देते हुए सेमिनार के मुख्य संयोजक ने बताया कि सेमिनार की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन की महान वीरांगना गौरा देवी के जीवन संघर्ष से मिली है। उन्होंने कहा कि 50 बरस पहले गौरा देवी और उनकी साथी ग्रामीण महिलाओं ने उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए महान आंदोलन चलाया था, जो समूची मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। संबंधित है, जिसमें कि हम 2 मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनको आगे लेकर के चलेंगे। पहला है हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज कार्बन फुटप्रिंटिंग हमारी धरती को जो चैलेंज दे रही है, सर्वाइवल के लिए हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, अगले भविष्य उनके लिए, उसको कैसे कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर सकें। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा, जिसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, उसको कैसे हम उत्तराखंड से शुरुआत करके और हिमालय के बाकी राज्यों में भी लेकर के जा सकें। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने शुरू कर दिए हैं। अभी नवीन प्रशाली और वाडिया की एक टीम, अपने इंद्रपाल कोहली जी, ये पिथौरागढ़ के सबसे दुरुस्त गांव, उस गांव का नाम है डर, उस गांव में जाकर के जियोथर्मल एनर्जी का एक नया स्रोत देख करके आए हैं। अब इनको कैसे हमने प्रैक्टिकली जमीन पे अमल करना है, किन किन अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और किस प्रकार से लोगों में जागरूकता ला सकें। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है, जो शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है, उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत आज तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है और देश की इस यात्रा में अहम भूमिका निभा रहा है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड प्रदेश तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है। यहां रोजगार के क्षेत्र में काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा अपना देश भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल हो गया है और देश की इस विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड। अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक खूबसूरती और पवित्र नदियों के लिए जाने जाने वाला ये राज्य अब एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। उत्तराखंड अब एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, IT, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यहाँ लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की आर्थिक वृद्धि 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 2.61 लाख रुपए है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। उत्तराखंड ने निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू की हैं, जिससे ये निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया है। दिल्ली NCR से केवल 2.5 घंटे की दूरी भी इस राज्य को और भी खास बनाती है।
अगर बात की जाए उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की तो पिछले 2 दशकों में लगातार ये गति पकड़ चुका है। ये राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। यहाँ 10,000 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। उत्तराखंड ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हरिद्वार में स्थित हीरो मोटर्स का विश्व का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस राज्य की उपलब्धियों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही उत्तराखंड भारत के कुल ऑटो पार्ट्स उत्पादन का 10% से अधिक योगदान दे रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी राज्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य देश भर में जेनेरिक दवाओं के 22% उत्पादन में हिस्सा लेता है और यहाँ 370 से अधिक निर्माण और सपोर्टिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और ठंडी जलवायु इस उद्योग के लिए आदर्श स्थान है। सरकार की जो नीति है उसके कारण जो सब्सिडीज मिली थी, जो छूट मिली थी, उसके कारण यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज फार्मा की आई थी। और आज की डेट में मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्माण जो है उत्तराखंड में हो रहा है। राज्य का कृषि क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। यहाँ 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जहाँ विभिन्न फसलों की खेती होती है। राज्य के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग देश और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड का ठंडा मौसम, सुरक्षित वातावरण और प्राकृतिक संसाधन इसे डेटा सेंटर और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। राज्य की आईटी नीति में उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। आईटी निर्यात में 13% वार्षिक औसत की वृद्धि ने ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड तकनीकी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देख रहा हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए फॉर देहरादून टू बिकम एन IT हब, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यू आर गेटिंग द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव द राइट कनेक्टिविटी, यू हैव द राइट टैलेंट पूल एंड यू हैव द राइट रिसोर्सेज एंड foremost the willingness of the government to make it a IT hub is there. उत्तराखंड सरकार छोटे और मध्यम लघु उद्योगों MSMEs को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज, तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में ऐसे कई छोटे उद्योगपति हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों से लाभ उठाया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी फैसिलिटीज़ मिली। उन फैसिलिटीज़ में जैसे हमने अपना DIC में रजिस्ट्रेशन करवाया, PNB बैंक ने हमें बड़ी हेल्प की। गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हमारे छोटे निवेशक होते हैं जो कि 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि जिन्हें हम MSME कंसिडर करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन्हें कहा जाता है, उनके लिए हमने 2023 में MSME पॉलिसी लाई। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 8 अलग अलग तरह की सब्सिडीज मिलती है। उन्हें इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है और भी अनेक तरीके की सब्सिडीज उनको मिलती है। निवेशकों के लिए उत्तराखंड ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जहां सभी आवश्यक मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सेंटर का गठन किया गया है, जो निवेशकों को प्रोजेक्ट के हर चरण में मदद करता है। ये प्रक्रिया निवेश को न केवल तेज बल्कि बेहद आसान बना देती है। उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जहां देश विदेश से आए निवेशकों ने भाग लिया। यहां सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रास्ते खुल सके। एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। ये राज्य न केवल वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, बल्कि भविष्य में यहाँ और भी अधिक संभावनाएं हैं।
राज्य में मौजूद स्किल्ड मैन पावर, निवेश अनुकूल नीतियां और विकसित होता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये राज्य एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उत्तराखंड का ये निरंतर विकास यहाँ की नीतियों और सरकार की ठोस योजनाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे देश के सबसे आदर्श और निवेश के लिए आकर्षक राज्यों में से एक बना रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।